Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the N-linked glycosylation topic. This topic refers to a protein modification in the ER lumen. देखिए प्रोटीन सॉर्टिंग या टारगेटिंग में हम पढ़ते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन रहे हैं, उन प्रोटीन की टारगेटिंग अलग अलग ऑर्गेनेलीज के लिए है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम या डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए। तो उनकी टारगेटिंग में पहला सीक्वेंस होता है कि वो RER से लेकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से लेकर ER के ल्यूमेन में आते हैं। ल्यूमेन में आए हुए प्रोटीन्स की सेवरल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन आ रहा है बनते बनते एंड टर्मिनल अंदर आ चुका, एक जो है एक प्रोसेस होता है, उसको प्रीवियस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, जो इंपोर्ट इनटू ER का वीडियो है, कि कैसे प्रोटीन्स को बनते बनते को ट्रांसलेशनली मूव कर दिया जाता है ER के ल्यूमेन में, जहां उस पर कुछ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती हैं और मॉडिफिकेशन के बाद फिर ER में से वो प्रोटीन ER के ल्यूमेन में से वो गोल्जी में जाता है, जिसे हम अपकमिंग वीडियोस में आप देख सकते हो कि ER टू गोल्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और गोल्जी के बाद वेसिकल्स फॉर्म में वो अपने टारगेट लोकेशंस पर चले जाते हैं। तो बेसिकली को ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में जहां बनते बनते प्रोटीन ER के ल्यूमेन में आता है, वहां पर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। उन्हीं में से एक मॉडिफिकेशन है N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोटीन्स पर यह मॉडिफिकेशन होती है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करना, और कार्बोहाइड्रेट भी बेसिकली ऑलिगोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं और ऑलिगोसेकेराइड हो सकते हैं। तो एक 14 शुगर लॉन्ग ऑलिगोसेकेराइड को ल्यूमन के प्रोटीन्स पर ऐड कर देना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ER ल्यूमन। यहां पर कोई प्रोटीन बनते बनते आ रहा है, एन टर्मिनल अंदर आ चुका, हम जानते हैं सिग्नल सीक्वेंस इंपोर्ट इनटू ER Sec61 से, और ये अंदर आता जा रहा है। C टर्मिनल अभी भी अंदर नहीं आया, क्योंकि बनते बनते ही मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। देखिए को ट्रांसलेशनली ही इसका इंसर्शन हुआ है। ER के अंदर जो प्रोटीन आ रहा है ल्यूमन में, वो को ट्रांसलेशनली आता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, वहां पर देख भी सकते हैं। जब ये प्रोटीन अंदर आ रहा है तो साथ ही साथ इसकी मॉडिफिकेशंस भी को ट्रांसलेशनल ही स्टार्ट हो गई। तो एक तरह का मॉडिफिकेशन जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दैट इज N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और भी प्रोटीन मॉडिफिकेशन होते हैं जब ER से ये प्रोटीन गोल्जी में आएगा वेसिकल्स की फॉर्म में। तो और भी बहुत सारे प्रोटीन मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसमें से मेजर प्रोटीन मॉडिफिकेशन है N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। वो भी को ट्रांसलेशनली होता है, यानी प्रोटीन अभी पूरा बना भी नहीं है, उससे पहले ही वो अंदर भी आ रहा है, साथ ही साथ उस पर N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा है। और ग्लाइकोसाइलेशन होने का मतलब एक 14 शुगर लॉन्ग ऑलिगोसेकेराइड इस प्रोटीन से आकर लिंक हो गया। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो प्रोटीन पर लिंक कहां हुआ है, ऑलिगोसेकेराइड चेन है क्या, बट टॉपिक का मतलब ये है कि बनते हुए प्रोटीन पर जो ER के ल्यूमन में है, उस पर ऑलिगोसेकेराइड चेन का अटैच हो जाना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। स्पेसिफिकली ये N लिंक्ड क्यों कहला रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोसाइलेशन। तो उस ऑलिगोसेकेराइड चेन का प्रोटीन पर लिंक कर जाना, ये ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। इसे N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां ये लिंक करता है, देखिए एक प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली होता है एस्पारेगिन। एस्पारेगिन अमाइनो एसिड का जो साइड चेन है, उसमें जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, जो अमाइन ग्रुप है, तो उस नाइट्रोजन से आकर, यानी इस प्रोटीन में स्पेसिफिकली अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन से आकर ये ऑलिगोसेकेराइड चेन बाइंड करती है, इसीलिए इसे N लिंक्ड कहा जाता है, यानी कि नाइट्रोजन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ऑलिगोसेकेराइड चेन बनेगी, वो चेन आकर प्रोटीन से लिंक होगी ER ल्यूमन में, देन फाइनली जो है ग्लाइकोसाइलेशन इवेंट कहलाएगा। इस ऑलिगोसेकेराइड चेन को हम कहते हैं ग्लाइकन। कैसे ये सिंथेसाइज होती है इस वीडियो में हम ये देखेंगे स्पेसिफिकली। उसके बाद प्रोसेसिंग जब होगी इसकी, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में हो सकती है। मींस ऑलिगोसेकेराइड चेन का फॉर्मेशन तो ER ल्यूमन में ही होता है। कुछ स्टेप्स साइटोसोल में कंप्लीट होते हैं, साइटोसोल साइड से सिंथेसिस, तो अटैचमेंट तो ER मेम्ब्रेन पे ही रहेगी। कुछ जो स्टेप है वो साइटोसोल से कंप्लीट होते हैं, और कुछ शुगर अटैचमेंट ल्यूमन साइड में ही होते हैं, आते साइटोसोल से हैं सारे जो है शुगर्स बेसिकली। दूसरी बात, जब ऑलिगोसेकेराइड चेन सिंथेसाइज हो चुकी होगी, फिर वो प्रोटीन पर लिंक भी करेगी। उसके बाद भी कुछ प्रोसेसिंग होते हैं, यानी एक बार फाइनली जब प्रोटीन पर ऑलिगोसेकेराइड चेन जुड़ चुकी होगी, ये ऑलिगोसेकेराइड चेन है, ये प्रोटीन है, एन टर्मिनल C टर्मिनल, हम देखेंगे कैसे क्या अटैचमेंट होता है। उसके बाद भी इस ऑलिगोसेकेराइड चेन में
प्रोसेसिंग होती है, इस पर क्लीवेज भी होता है, कुछ स्पेसिफिक रेजिड्यूज या शुगर्स को काटा जाता है। तो वो जो क्लीवेज है वो प्रोसेसिंग कहलाता है, वो ईआर में भी होता है और गोल्जी में भी। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में टोटल 3 इवेंट होते हैं। इफ वी समराइज द इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट है ओलिगोसैकेराइड चेन का सिंथेसाइज होना। ये जो ओलिगोसैकेराइड चेन सिंथेसाइज होती है, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक मीडिएटर मॉलिक्यूल डॉलिकॉल पर सिंथेसाइज होती है। यानी ये डायरेक्ट प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ रही, ना ही ये ल्यूमन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती चेन और जाकर प्रोटीन से जुड़ पाती। ये चेन पहले सिंथेसाइज होती है, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड चेन जाकर प्रोटीन से लिंक करती है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है एन ब्लॉक ट्रांसफर ऑफ प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन। देखिए, जो चेन सिंथेसाइज हुई है और डॉलिकॉल मॉलिक्यूल पर सिंथेसाइज हुई है, मैंने डॉलिकॉल एक मॉलिक्यूल लिखा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो उस ओलिगोसैकेराइड चेन को प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रिकर्सर है, वो अभी बनी थी, बनने के बाद फिर वो ट्रांसफर हुई है पूरी की पूरी प्रोटीन पर, ऑन प्रोटीन। तो यहां एन ब्लॉक का मतलब है ऑल एट ए टाइम, पूरी चेन एक साथ। एन ब्लॉक एक वर्ड है, इसका मतलब है कि पूरी चेन एक साथ प्रोटीन पर ट्रांसफर कर दी गई है। तो पहले एक मीडिएटर मॉलिक्यूल है डॉलिकॉल, डॉलिकॉल पर ये चेन बनना शुरू हुई, और कितने रेजिड्यूज हैं? 14 रेजिड्यूज में 14 रेजिड्यूज है शुगर के। फिर फाइनली डॉलिकॉल से हटकर ये चेन एज इट इज ट्रांसफर कर दी गई प्रोटीन पर। तो पहले डॉलिकॉल मॉलिक्यूल पर बनी थी, ये फर्स्ट स्टेप था। फिर इसको एज इट इज पूरे को डॉलिक्यूल से हटाकर इसे ट्रांसफर किया जाता है प्रोटीन पर। प्रोटीन पर मैंने आपको बताया था एस्पैरागिन अमाइनो एसिड से जाकर ये लिंक करेगी। तो ये होता है सेकंड स्टेप, कि पूरी चेन को एन ब्लॉक एक साथ उठाकर प्रोटीन पर लिंक कर दिया जाता है। अब प्रोटीन पर लिंक होने के बाद भी ये मान लीजिए ओलिगोसैकेराइड चेन है, ग्लाइकोसाइलेशन कर दिया, यहाँ एन टर्मिनल पर लिंक भी कर दिया इसको प्रोटीन पर, नॉट एन टर्मिनल, नाइट्रोजन पर, अमाइन ग्रुप पर, और वो भी एस्पार्गिन के, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के। उसके बाद भी इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसकी प्रोसेसिंग दोनों जगह पर होती है। प्रोसेसिंग इसकी ईआर में भी होती है, और बाद में जब ये प्रोटीन, देखो ईआर के ल्यूमन से जब ये प्रोटीन प्रोसेसिंग होने के बाद आगे जाएगा, कुछ प्रोसेसिंग ईआर में हो जाएगी, और जब ये गोल्जी में जाएगा तो गोल्जी भी कुछ प्रोसेसिंग करेगा इस चेन पर, इस ओलिगोसैकेराइड चेन पर, और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करेगा। तो प्रोसेसिंग दोनों ऑर्गेनेलिज्म में होती है, जबकि सिंथेसिस और जो ट्रांसफर है, जो प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन है उसका सिंथेसिस, और प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन का ट्रांसफर, ये दोनों ईआर में ही होंगे। तो पहले दोनों स्टेप हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन बनती है डॉलिकॉल मॉलिक्यूल पर, फिर वो डॉलिकॉल मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होती है पूरे प्रोटीन पर। वो प्रोटीन जो को ट्रांसलेशनली बनते हुए अभी आ रहे हैं, यानी अभी उनका सी टर्मिनल बना नहीं है, वो साथ साथ बनते हुए आ रहे हैं, और तुरंत बनते बनते ही ये सारा काम शुरू हो गया, यानी कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हो गया, इसीलिए को ट्रांसलेशनल इवेंट है। केवल एक ही एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, ये जो दोनों स्टेप है, सिंथेसिस भी और ट्रांसफर करना भी। तो एंजाइम होता है एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, या एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज इस एंजाइम को हम कह सकते हैं। ये क्या करेगा? डॉलिकॉल से इस चेन को उठाकर क्लीव करके इसको ले आएगा प्रोटीन पर। ये एन टर्मिनल इस तरह से पीछे से बनते आ रहा है, प्रोटीन पर लाकर अटैच कराने का काम जो एंजाइम करेगा वो करेगा एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। तो हम ये कह सकते हैं कि चेन ऑलरेडी सिंथेसाइज नहीं है, चेन धीरे धीरे सिंथेसाइज होती है, 14 शुगर रेजिड्यूज एक एक करके जुड़ते जाते हैं, फिर फाइनली जब वो चेन बन जाती है, चेन बनती डॉलिकॉल पर है, तो डॉलिकॉल से उठाकर इस चेन को प्रोटीन से जोड़ने का काम जो करता है वो करता है एक एंजाइम ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। अब हम बात करते हैं कि डॉलिकॉल क्या है। डॉलिकॉल इंडिविजुअली एक लिपिड मॉलिक्यूल है। डॉलिकॉल बेसिकली एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है ईआर के मेम्ब्रेन में। सपोज दिस इज द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंदर ल्यूमेन साइड है और ये उसका मेम्ब्रेन है, दिस वन। तो मेम्ब्रेन में एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है डॉलिकॉल, लाइक दिस। डॉलिकॉल का बायोमोलिक्यूल नेचर ये है कि ये लिपिड है और ये आइसोप्रेनोइड्स के डेरिवेटिव है। जनरली देखिए जो एबी हार्मोन है वो एक 15 कार्बन का आइसोप्रेनोइड है,
आइसोप्रोपेनोइक यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, IPP। ये बनाते हैं अमीटरपीन या मोनोटरपीन जिसमें 10 कार्बन होता है, डाइटरपीन जिसमें 20 कार्बन है, ट्राइटरपीन जिसमें 30 कार्बन है। तो बेसिकली ये टर्पीन्स को फॉर्म करते हैं। रबर भी एक पॉलीटरपीन है। तो रबर से भी ज्यादा कार्बन है इसमें, 75 से लेकर 90, 75 से 90 कार्बन का हुआ। ये एक पॉलीटरपीन यूनिट है या एक पॉली आइसोप्रिनॉइड लिपिड है, यानी लिपिड डेरिवेटिव है एज अ बायोमोलिक्यूल। डोलिकॉल एक मीडिएटर है। ये करता क्या है कि इस पर साइटोसोल साइड से आकर शुगर रेजिड्यूज जुड़ते जाते हैं। अभी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे शुगर रेजिड्यूज जुड़कर पूरी एक चेन बना रहे हैं। तो उस चेन में 14 शुगर्स हैं टोटल। ये जो ओलिगोसैकेराइड चेन है, ये जो प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन है, इसमें टोटल 14 शुगर्स हैं। इसमें 2 होती हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, इसमें 9 मैनोज होते हैं और 3 इसमें ग्लूकोज होते हैं। तो इस तरह से टोटल 14 शुगर से 9 + 2 11 + 3 14 शुगर्स की ये चेन बनी होती है। ये डोलिकॉल पर जब अटैच होती है तो बीच में एक इंटरमीडिएट पायरोफॉस्फेट रेजिड्यूज होते हैं, PP। उसके बाद ये चेन होगी। तो एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होगा कि पहले होगा डोलिकॉल। डोलिकॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल है, फिर 2 फॉस्फेट होंगे, इसे हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू। और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच होगी। ओलिगोसैकेराइड चेन में भी सबसे पहले एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन शुगर होंगी 2, 1 और 2, फिर 9 मैनोज होंगे, हालांकि ये बिल्कुल लीनियर नहीं होते, ये चेन में होते हैं। तो मैं इनको दिखाता हूं किस तरह से होते हैं। मैनोज 1, फिर उसके बाद चेन होती है ऐसे ऐसे 9 मैनोज होते हैं और 3 फिर ग्लूकोज होते हैं। ये सारे मैनोज हैं और 9 टोटल मैनोज हैं, 3 ग्लूकोज हैं और 2 जो होते हैं वो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी ओलिगोसैकेराइड चेन जुड़ती है डोलिकॉल से। और डोलिकॉल से भी देखो बीच में एक इंटरमीडिएट पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू है, उसके थ्रू जो है वो लिंक कर रही है। तो ये डोलिकॉल मेम्ब्रेन ऑफ ER में प्रेजेंट होता है और ये मीडिएटर का काम करता है। आगे इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे सिंथेसिस होने लगता है तो कुछ 7 शुगर जुड़ जाने के बाद ये पूरा मॉलिक्यूल फ्लिप कर जाता है, क्योंकि सिंथेसिस जो हो रहा है उसको साइटोसोल साइड नहीं होना। कुछ देर के लिए तो साइटोसोल साइड से शुगर आते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, UDP बाउंड शुगर आते हैं और जुड़ते रहते हैं। कुछ देर के बाद ये फ्लिप कर जाता है और फ्लिप होने के बाद जो डोलिकॉल है उससे जुड़ी हुई चेन ल्यूमन साइड आ जाती है। जो चेन पहले बाहर जुड़ी हुई थी, पूरा डोलिकॉल फ्लिप करते ही वो अंदर आ गई। 7 शुगर उस पर ऑलरेडी अटैच थे, फिर एक एक करके और शुगर अटैच होते रहेंगे। यही मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो राइट नाउ अभी केवल ये समझे कि फिर अंदर की तरफ ओलिगोसैकेराइड चेन पूरी बन जाएगी। एक बार जब ये ओलिगोसैकेराइड चेन बन जाएगी तो हम दूसरा स्टेप एन एसिटाइल नॉट एन एसिटाइल, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का जो दूसरा स्टेप था, एन ब्लॉक ट्रांसफर। तो फिर इस पूरी चेन को डोलिकॉल से हटाकर प्रोटीन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंजाइम रहेगा एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, जिसकी अभी हमने बात की थी। तो वो होगा सेकंड स्टेप। अब अटैचमेंट के बाद इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो कुछ प्रोसेसिंग ER में होगी, दैट इज थर्ड स्टेप, और कुछ प्रोसेसिंग इसकी गोल्जी में होगी, जो हम नेक्स्ट इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का ये पहला पार्ट है, सेकंड में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसी चीज को चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक चीज उससे पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन पर ये कहां लिंक करेगी वो भी हम देख लेते हैं कि जब ये एन ब्लॉक ट्रांसफर होगा, यानी ये पूरी चेन उठकर जब यहां पर आएगी डोलिकॉल से हटकर, तो वो कहां बाइंड करेगी प्रोटीन पर। प्रोटीन है कुछ इस तरह से, एन टर्मिनल, C अभी बनते हुए आ ही रहा है पीछे से, ये ER की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें सेक्स 61 चैनल और ऊपर राइबोसोम से C टर्मिनल अभी बन रहा है। इस पर कहीं एस्पारेगिन अमाइनो एसिड होगा। अब एस्पारेगिन तो देखिए काफी प्लेसेस पर हो सकते हैं। ऐसा एस्पारेगिन जिसकी खासियत हो कि एस्पारेगिन X और सेरिन या थ्रेओनिन, ऐसा कंजर्व्ड सीक्वेंस देखा जाएगा जहां एस्पारेगिन जो है उसके बीच में कोई भी अमाइनो एसिड हो, एनी अमाइनो एसिड, और उसके तुरंत बाद सेरिन हो, कि यहां एस्पारेगिन X और यहां सेरिन। देखिए अगर एस्पारेगिन के बाद कोई भी अमाइनो एसिड हो और उसके बाद भी फिर कोई भी अमाइनो एसिड हो, तो ऐसे एस्पारेगिन पर बाइंड नहीं कर पाएगी चेन।
ओलिगोसेकेराइड चेन ऑलवेज ऐसी चेन पर बाइंड करेगी जहां एक अमाइनो एसिड के बाद ऑफ कोर्स सेरिन हो या थ्रेओनिन हो। ये एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, बस प्रोलिन को छोड़कर, क्योंकि प्रोलिन जो है वो स्ट्रक्चरली साइक्लिक उसके अंदर साइड चेन है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड को बाइंड करने में। तो प्रोलिन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। ऐसा सीक्वेंस प्रोटीन पर ढूंढा जाएगा, वो प्रोटीन जो बनते हुए आ रहा है, को ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन है, ये तो बनते बनते अभी बना नहीं है, उसी दौरान इस पर मॉडिफिकेशन हो रही है। तो यहां आकर एस्पैरागिन में भी स्पेसिफिकली उसकी साइड चेन के NH2 पर, तो नाइट्रोजन से आकर ओलिगोसेकेराइड चेन जुड़ जाएगी। अब ओलिगोसेकेराइड चेन में तो देखो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है 2, 9 मैनोज है और 3 ग्लूकोज है। ये 3 ग्लूकोज है, ये मैनोज है 9। तो हमेशा जो एंड ऐड होगा यहां पर एन टर्मिनल पर, वो ये एंड होगा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन वाला एंड, ये आकर यहां पर प्रोटीन पर बाइंड कर लेगा एस्पैरागिन पर। तो इस तरह से जब फाइनली ओलिगोसेकेराइड चेन अटैच हो जाएगी प्रोटीन से, वो भी उसके एंड जो है नाइट्रोजन पर, एस्पैरागिन के नाइट्रोजन पर। कैसा एस्पैरागिन? जिसमें ये कंजर्व सीक्वेंस हो। फाइनली ये कहलाता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये चेन कहलाती है प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड। ये पहले डोलिकोल से बाइंड रहती है, डोलिकोल से हटकर ये आकर प्रोटीन पर अटैच होती है। एन ओलिगोसेकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम ये काम करता है और यहां अटैच होने के बाद फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, कुछ प्रोसेसिंग ER में और कुछ प्रोसेसिंग गोल्जी में। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सिंथेसाइज होती है और कैसे फिर ये ट्रांसफर होती है इस प्रोटीन पर। दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। तो बेसिकली जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, जिसके बारे में भी हमने ब्रीफ में पढ़ा, वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और इवन आर्की बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ट्रू बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलता। यू बैक्टीरिया में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता। जो ओलिगोसेकेराइड चेन कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है, वो प्लांट में या वो फंगस में और ह्यूमंस में उनका जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 14 शुगर से बना है, जिसमें 2 N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज है। तो ये वेरी कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ये हमने ह्यूमन का पढ़ा। फंक्शन क्या है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का? कि जो ह्यूमन में प्रोटीन बन रहे हैं, जो RER से बनते हुए आ रहे हैं, को ट्रांसलेशनली ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये प्रोटीन्स को और बेहतर बनाता है, स्टेबलाइज बनाता है। प्रोटीन को स्टेबलाइज बनाता है लो या हाई pH के अगेंस्ट या हाई या लो टेम्परेचर के अगेंस्ट, ताकि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज रह सके। ये करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करता है और मिस फोल्डिंग से प्रिवेंट करता है। प्रोटीन्स की करेक्ट फोल्डिंग और मिस फोल्डिंग से प्रिवेंट करने का काम भी इस मॉडिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। कौन सी मॉडिफिकेशन? ग्लाइकोसाइलेशन मॉडिफिकेशन, की ग्लाइकन चेन, ओलिगोसेकेराइड चेन प्रोटीन से लिंक कर देना। प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बेहतर बनाता है ये मॉडिफिकेशन। इम्यून सेल्स में जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, जो ये ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं या जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, सेल सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के भी, और सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी जो है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे सेलेक्टिन था। तो ये करेक्ट फोल्डिंग या मिस फोल्डिंग प्रिवेंट करने में, तो ये कुछ फंक्शंस हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के। अब चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे ओलिगोसेकेराइड चेन सिंथेसाइज होती है। पहले तो डॉलिकॉल पर, फिर वो डॉलिकॉल से हटकर कैसे प्रोटीन पर जाती है, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ द ओलिगोसेकेराइड चेन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को कुछ थिक दिखाने के लिए इसको डबल कर लेते हैं हम। मेम्ब्रेन डबल नहीं है, ये एक्चुअली थिकनेस है पूरी मेम्ब्रेन की, दिस मच। दिस इज द ल्यूमेन। ER की मेम्ब्रेन में एक लिपिड है जिसका नाम है डॉलिकॉल। दिस इज डॉलिकॉल। ये बाहर है साइटोसोल साइड। ओलिगोसेकेराइड चेन हमें बनानी है, जो जाकर यहां जो प्रोटीन होंगे, ये प्रोटीन है, इस पर लिंक करेगी। अभी कोई चेन ल्यूमन में है नहीं, तो चेन बनकर आएगी बाहर से, ओलिगोसेकेराइड चेन। इस चेन का सिंथेसिस शुरू होता है डॉलिकॉल से। डॉलिकॉल सबसे पहले क्या करता है? पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू बनाएगा। पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा अटैचमेंट के लिए। तो पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू क्या होता है? 2 फॉस्फेट से बना होता है। तो एक साथ दोनों फॉस्फेट नहीं आएंगे, सीक्वेंशियली आएंगे, एक बार एक, फिर दूसरे बार एक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड CTP, साइटोसाइन ट्रायोस फॉस्फेट,
ये हाइड्रोलाइज होगा CDP में, साइटोसाइन डाइओस फॉस्फेट में, और इससे जो फॉस्फेट निकलेगी वो जाकर डॉलीकॉल से अटैच हो जाएगी। तो यहां मैं ब्रीफ में स्टेप्स लिख रहा हूं। एक सिंपल सा काम हुआ साइटोसोल में कि CTP, साइटोसाइन ट्राइओस फॉस्फेट, हमने ATP पढ़ा है जो कि कॉमन है, यहां CTP होता है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये चेंज होता है CDP में, डाइओस फॉस्फेट में, वो एक फॉस्फेट डॉलीकॉल पर आकर अटैच हो जाती है इस तरह से। यह है फॉस्फेट। अब क्या होता है, एक और फॉस्फेट आती है, वो फॉस्फेट आती है UDP के साथ, यूरेसिल डाइओस फॉस्फेट। ये हाइड्रोलाइज होकर बनता है मोनोफॉस्फेट, यानी एक और फॉस्फेट मिल जाती है डॉलीकॉल को। तो सबसे पहले देखो, ओलिगोसैकेराइड चेन भी डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं हुई, सबसे पहले पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड चेन बनना शुरू होती है। ओलिगोसैकेराइड चेन में मैंने आपको बताया था 2 N-एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन होते हैं, 3 ग्लूकोज होते हैं और 9 मैनोज होते हैं। ऐसे करके 14 शुगर से ओलिगोसैकेराइड चेन बनेगी। तो वो भी एकदम नहीं बनती, स्टेप बाय स्टेप बनती है। सबसे पहले जो शुगर्स आती हैं वो आती हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। हर एक शुगर इंडिविजुअली साइटोसोल में है, और वही शुगर आ पाएगी जो किसी न्यूक्लियोटाइड से बाइंड है। तो हर एक शुगर एक न्यूक्लियोटाइड UDP से बाइंड होती है, यूरेसिल डाइओस फॉस्फेट से। UDP का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जैसे ये शुगर अटैच होती है तो UDP एज इट इज सेम फॉर्म में फ्री हो जाता है, यानी इसका फॉस्फेटेज एक्शन नहीं है, फॉस्फेट ना तो ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता, UDP एज इट इज सेम फॉर्म में फ्री हो जाएगा जब ये एक बार अटैच हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेटेड शुगर्स ही आते हैं, एक्टिवेटेड होने का मतलब केवल वही शुगर आएंगी जो न्यूक्लियोटाइड से बाइंड है। तो UDP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। एक N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मान लीजिए होता जिस पर UDP बाउंड नहीं है, और एक N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन वो है जिस पर UDP बाउंड है, तो केवल वही आ पाएगा जिस पर UDP बाउंड है। बिना न्यूक्लियोटाइड बाइंडेड शुगर कभी भी आकर ओलिगोसैकेराइड चेन का हिस्सा नहीं बनेगी। तो चलिए, UDP बाउंड N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में ब्राउन कलर से दिखाऊंगा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को, दिस वन, ये इसका इंडिकेशन है। तो यहां पर आया N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 1 यूनिट, आते वक्त UDP चेंज हो गया UDP में ही। तो ये जनरल सी बात है, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, UDP पहले बाइंड कराने के लिए आया था, फिर इसके बाइंड होते ही UDP जो है वो रिमूव हो गया। दिस इज द वन थिंग। अब आएगा दूसरा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, क्योंकि टोटल 2 हैं, तो चलिए दूसरी N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी आ गई सिमिलर मैकेनिज्म से। उसने भी अपने UDP को UDP में ही चेंज कर लिया, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। ये इसके लिए था, वो दूसरे के लिए है। तो टोटल 2 N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट सबसे पहले आकर जुड़ गए इस ओलिगोसैकेराइड चेन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। और डॉलीकॉल जो है ओलिगोसैकेराइड चेन से कनेक्टेड है, ध्यान रहे, पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू से। सबसे पहले आकर 2 फॉस्फेट जुड़े थे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट शुगर्स आएंगी मैनोज शुगर्स। 9 मैनो शुगर आने हैं, टोटल 9 मैनो शुगर एक साथ नहीं आते। 9 में से 5 आउट ऑफ 9, द 5 मैनोज will add at once, or we can say together or collectively। तो 5 मैनो शुगर 9 में से एक साथ आते हैं, कलेक्टिवली आते हैं। पांचों मैनो शुगर आएंगी जब, मानो एक साथ आ तो 5 रहे हैं मैनोज, लेकिन है पांचों UDP बाउंड, क्योंकि कोई भी शुगर आए, चाहे ग्लूकोज भी आएगा, तो वो भी न्यूक्लियोटाइड बाइंडेड ही आएगा। पांचों शुगर UDP बाउंडेड आए, बाउंड होते ही इनका UDP फ्री हो गया, हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, फ्री हो गया वापस। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। अब हम पांचों मैनोज को अटैच करेंगे, पांचों मैनोज शुगर यहां पर आए हैं, तो इस चेन का वो हिस्सा बनते जाएंगे। मैनोज को मैं दिखाऊंगा ब्लू कलर से, सर्कल एंड ब्लू, दिस इज मैनोज। तो देखिए 5 मैनोज शुगर कैसे अटैच होते हैं। एक मैनोज यहां पर आया, दिस वन, फिर चार जो होते हैं अटैच, वो लीनियरली ऐसे अटैच होंगे, एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। है सारा काम साइटोसोल में ही। टोटल 5 मैनोज ऐड हो गए 9 में से अभी, और पांचों एक साथ आए हैं। पांचों पर सेम वर्क होगा, UDP 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 एंड UDP। ये हम जनरल दिखा सकते हैं कि UDP अगेन जो है वो रिमूव हो गया UDP फॉर्म में। तो टोटल अभी ओलिगोसैकेराइड चेन की मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक बनी है।
इसमें कितने शुगर है आप भी काउंट कर सकते हैं। इसमें 2 तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और 5 इसमें मैनोज हैं। तो टोटल अभी तक इस चेन में 5 + 2 7 शुगर्स ऐड हो चुके हैं आउट ऑफ द 14। हमारी ओलिगोसैकेराइड चेन अब बननी शुरू हो चुकी है या बनने लगी है, दिखने लगी कि हाँ चेन बन रही है। ये सारा काम अभी साइटोसोल साइड से हो रहा था। हर एक शुगर जो आ रही थी वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडेड थी, यूडीपी बाइंडेड, और वो डोलिकॉल से अटैच है पायरोफॉस्फेट के थ्रू। तो देखिए टोटल 7 शुगर रेजिड्यूज जुड़ने के बाद, टोटल 7 शुगर रेजिड्यूज जब जुड़ चुके होंगे, एक एक करके एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 1 बाय 1 आए थे। हाँ मैनोज पांचों एक साथ आए थे, कलेक्टिवली आए थे। तो ये 7 शुगर जुड़ने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर एक ट्रांसलोकेटर होता है, फ्लिप ट्रांसपोर्टर। फ्लिप ट्रांसपोर्टर इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्लिप करवा देगा, यानी फ्लिप मार जाने पर या इसको रोटेट हो जाने पर ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज जो बाहर साइटोसोल साइड था वो फ्लिप होकर अंदर आ गया, क्योंकि डॉलिक्यूल तो मेम्ब्रेन में ही है, डॉलिकोल को तो केवल ओरिएंटेशन चेंज करना है। ये चेन जो थी ये अंदर की तरफ आ गई। तो देखिए अंदर आने पर ये चेन कैसी दिखेगी कि हमारा प्रोटीन तो है ही है, यहाँ ईआर में प्रोटीन होते हैं, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, और अंदर आने पर ये चेन कुछ इस तरह से दिखेगी कि फॉस्फेट फॉस्फेट, फिर उसके बाद 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, पहली दूसरी, और उसमें 5 मैनोज, 3 4 और 5। इस तरह से 5 मैनोज जो है वो टोटल ऐड हो चुके होंगे। तो बाहर से इसको हम कर देते हैं अब डिलीट। फ्लिप कब हुआ? 7 शुगर यूनिट बनने के बाद हुआ, ध्यान रखिएगा। अब ओलिगोसैकेराइड चेन को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसमें तो टोटल 14 शुगर्स ऐड होने हैं। ट्रांसलोकेटर ने अपने काम कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया। ट्रांसपोर्टर या ट्रांसलोकेटर का नाम है फ्लिप ट्रांसपोर्टर। ये अपने आप इसको क्या कर देता है? फ्लिप कर देता है। अभी इसके साथ 4 मैनोज और 3 ग्लूकोज को और ऐड होना है। अब 4 मैनोज आएंगे लेकिन 1 बाय 1। नाउ 4 मोर मैनोज विल कम, बिकॉज टोटल 9 होने थे, अभी तो 5 ही जुड़े हैं मैनोज। मैनोज को हम ध्यान रहे ब्लू डॉट से दिखा रहे हैं, बट दे विल कम 1 बाय 1। वो एक एक करके अटैच होंगे। तो देखिए वो कैसे अटैच होंगे। एक और डॉलिकॉल मॉलिक्यूल होगा जो फंक्शनली इस पुराने डॉलिक्यूल से अलग है, क्योंकि ये डॉलिकॉल मॉलिक्यूल तो अभी एक चेन को लेकर बाइंडेड है, जो चेन अभी पूरी नहीं हुई है। तो एक नया डॉलिकॉल मॉलिक्यूल ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, ठीक है। ये साइटोसोल साइड से एक मैनोज को उठाएगा, इस पर आकर मैनोज ने बाइंड कर लिया। ये जो डॉलिक्यूल है इसके पास भी पायरोफॉस्फेट डोमेन है, यानी इसने भी सिमिलरली वैसे ही सीटीपी और यूडीपी को यूज करके पायरोफॉस्फेट डोमेन को अपने ऊपर अटैच कराया था, लेकिन इस पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच नहीं है। इस पर्टिकुलर डोलिकोल का काम है कि ये सिर्फ एक मैनोज उठाएगा साइटोसोल से। इसने एक मैनोज उठाया, फिर ये फ्लिप हो गया, फ्लिप होकर उस मैनोज को ये अंदर ले आया, और वो मैनोज इसने कनेक्ट करा दी यहां पर। देखो ये वाला मैनोज कॉमन है। ये मैनोज की चेन होती है, लीनियरली 9 नहीं होते। मैनोज चेन में होते हैं 9, ब्रांचिंग होती है, लीनियर नहीं होते कि 9 के 9 जो है वो लीनियर होंगे। तो जो नेक्स्ट आया है, जो 6th मैनोज आया, वो यहां अटैच हो गया। अब फिर एक और 1 बाय 1 मैंने बताया ना, फिर एक और मैनोज आएगा, सिमिलरली एक और डॉलिकोल एक और मैनोज को कनेक्ट करेगा, फिर फ्लिप कर जाएगा। तो वो एक और मैनोज जो अंदर आएगा वो यहां अटैच हो जाएगा, फिर ऐसे करके एक और फिर ऐसे करके एक और। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 मैनोज हैं, और 9 ही मैनोज होने चाहिए थे। 9 में से 5 तो एक साथ आ गए थे, और 4 जो है वो 1 बाय 1 आए हैं एक नए डॉलिकॉल को यूज करके। अभी पूरी चेन में देखिए टोटल 7 + 4 अब आ गए, 11 शुगर्स हो चुके हैं, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो चुके हैं, और 9 मैनोज भी हो चुके हैं। तो 9 + 2 11 हो चुके। 3 ग्लूकोज और रह गए। अब ग्लूकोज भी ऐसे ही सेम एक नए डॉलिकोल से हर बार, अब मैनोज नहीं, अब ग्लूकोज आकर बाइंड कर लेगा यहां। ध्यान रहे ग्लूकोज भी जब आता है, कोई भी शुगर आए, वो यूडीपी बाइंडेड है, और बाइंड करते ही यूडीपी से वो फ्री हो जाता है यूडीपी। तो अब हम ग्लूकोज के लिए मैं यूज कर रहा हूं पिंक कलर। ग्लूकोज आया, डॉलिकोल फ्लिप कर गया, और ग्लूकोज आकर यहां अटैच हो गया, ये ठीक है। अभी है ल्यूमन में ही, थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली बाहर आ जाएगा। फिर एक और ग्लूकोज, नेक्स्ट ग्लूकोज दूसरा, सेम इसी तरह से नया डॉलिकोल से
आकर अटैच हो गया दूसरा जो है ग्लूकोज, मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, ल्यूमन में रहेगा, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। फिर तीसरा ग्लूकोज ऐसे ही एक और डॉलिकोल से बाइंड करेगा और आकर यहां बाइंड करेगा। तो फाइनली यहां से लेकर और यहां तक ये जो चेन है ये ओलिगोसैकेराइड चेन बन गई। अब इसको मैं लीनियरली ड्रॉ करता हूं, देखो डॉलिकोल, पायरोफॉस्फेट, एक ही कलर यूज कर रहा हूं क्योंकि अब हम समझ चुके हैं। उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ये 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। फिर 9 मैनोज, मैनोज के लिए सपोज सर्कल, ठीक है, इधर लोअर साइड पर फिर ग्लूकोज, ये 3 ग्लूकोज हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 शुगर से मिलकर जो ये ओलिगोसैकेराइड चेन बनी, ये डॉलिकोल के को से अटैच है पायरोफॉस्फेट रेजिड्यू के थ्रू। तो ये सिंथेसाइज कैसे हुई? ये साइटोसोल साइड से सिंथेसाइज होनी शुरू हुई थी। 7 शुगर अटैच होने के बाद ये फ्लिप कर गई थी। फ्लिप होने के बाद इसका सिंथेसिस ल्यूमन में ही हुआ, लेकिन इसके कंपोनेंट बाहर साइटोसोल से ही आए, एक नए डॉलिकोल से, एक न्यू डॉलिकोल से। हर बार एक नया डॉलिक्यूल, एक नई शुगर को 7 यूनिट के बाद बचे हुए 4 मैनोज और बचे हुए 3 ग्लूकोज 1 बाय 1 आए, 1 बाय 1, जबकि पहले पीछे एकदम बन गया था। क्योंकि मैक्सिमम पार्ट साइटोसोल में था तो एक साथ 5 मैनोज आ गए थे, लेकिन अब ये फ्लिप कर चुका है तो इन्हें इस कंपोनेंट्स को अंदर लाना पड़ता है। तो ऐसे करके पूरी ओलिगोसैकेराइड चेन सिंथेसाइज हुई है जो अभी डॉलिकोल के साथ बाइंडेड है। तो ये चेन सिंथेसिस का मैकेनिज्म था कि डॉलिकोल ने कैसे सिंथेसाइज किया पूरी चेन को, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का क्या रोल रहा, यूडीपीज का क्या रोल रहा। ये एक्टिवेटेड शुगर जब न्यूक्लियोटाइड से बाइंडेड होती है तो एक्टिवेटेड कहलाती है और वही टेक पार्ट करती है चेन को बनाने में। चेन बनने में 2 मैकेनिज्म नोटेबल है। 7 शुगर तक तो बाहर बनेगा साइटोसोलिक साइड, फिर वो फ्लिप होगा, उसके बाद बची हुई 7 शुगर 1 बाय 1 आकर अटैच होंगी, 4 मोर मैनोज और 3 ग्लूकोज, 1 बाय 1 they will attach and they will form the oligosaccharide chain. Finally ये चेन जो है यहां से क्लीव होकर डॉलिकोल से क्लीव होकर डॉलिकोल रिसाइकल हो जाएगा और ये चेन यहां से हटकर कहां जाएगी आप जानते हैं, ये चेन हटकर यहां से जो है आकर हमारे प्रोटीन से लिंक करेगी। एंजाइम होगा ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। तो डॉलिकोल से हटने के बाद ये चेन आकर हमारे प्रोटीन पर बाइंड करेगी। एंजाइम होगा ओलिगो ट्रांसफरेज या ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, एन भी हम लिख सकते हैं, एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, और यहां आकर ये लिंक हो जाएगी। अभी हम प्रोटीन लिंकिंग भी पढ़ते हैं कि पर्टिकुलरली प्रोटीन पर ये कहां लिंक होगी, बट उससे पहले हमें ये समझना था ये कैसे सिंथेसाइज हुई और कौन से एंजाइम ने इसको ट्रांसफर करने का काम किया। तो सिंथेसिस के बाद ये क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और फाइनली यहां से क्लीव होने के बाद ये जो डॉलिकोल है ये रिसाइकल हो जाएंगे और रिसाइकल होने के बाद ये नई एक चेन को सिंथेसाइज करते रहेंगे, फिर उस चेन को अंदर लाएंगे और एक नए प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेटेड चेन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो रिसेंटली अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये चेन अब सिंथेसाइज हो चुकी है, ये हमारा डॉलिकोल मॉलिक्यूल है। तो यहां से इस चेन को क्लीव करके और जिस प्रोटीन पर ग्लाइकोसाइलेशन करना है, यहां पर प्रोटीन में भी स्पेसिफिकली जो ये प्रोटीन है जिसको मॉडिफाई करना है उसमें एन टर्मिनल की तरफ एस्पारेगिन एक अमाइनो एसिड है, वहां अब एस्पारेगिन अमाइनो एसिड के भी साइड चेन में जो NH2 है उस पर नाइट्रोजन से बाइंड होगी। या मैंने दिखाया NH2 का 2 नाइट्रोजन साइड में दिखाया है, नाइट्रोजन से आकर ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ये जो वाला जो टर्मिनल है ये बाइंड करेगा प्रोटीन पर। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन वाला टर्मिनल बाइंड करेगा क्योंकि पायरोफॉस्फेट ओलिगोसैकेराइड चेन का हिस्सा नहीं है, यानी सबसे पहली जो बाइंडिंग होगी इस तरफ यहां पर वो होगी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की। फिर दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन देख सकते हो आप, फिर मैनोज की पूरी चेन, और फिर मैनोज के बाद 3 ग्लूकोज। तो लास्ट होगा ओलिगोसैकेराइड चेन में ग्लूकोज। तीनों ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस देखो, इधर से डाउन से आप आएंगे तो फिर मैनोज आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्लीवेज भी पढ़ेंगे। तीनों ग्लूकोज भी क्लीव होते हैं और मैनोज भी क्लीव होता है प्रॉपर फोल्डिंग एंश्योर करने के लिए। तो पीछे से ओलिगोसैकेराइड चेन के टर्मिनल पोजीशन से आगे की तरफ जब आएंगे तो मैनोज, ऊपर भी मैनोज है, 9 मैनोज है, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो प्रोटीन पार्ट पे जस्ट जहां से चेन लिंक करेगी वो इस तरफ से लिंक करेगी। इस काम को कराने वाला एंजाइम है एन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, ये हमने जस्ट अभी डिस्कस भी किया था और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। अब बात करते हैं कि एस्पैरागिन तो बहुत सारे होंगे,
तो मोस्ट प्रोबेबली एन टर्मिनल की तरफ का एस्पैरेगिन, और ऐसा एस्पैरेगिन जिसके आगे या तो सेरिन हो या थ्रियोनिन हो, एक अमाइनो एसिड छोड़कर। देखो ऐसा कोई एस्पैरेगिन जिसमें एस्पैरेगिन एक्स और वैलिन है मान लीजिए, या प्रोलिन है, या कोई भी एनी अमाइनो एसिड, तो ऐसे एस्पैरेगिन से बाइंड करेगी नहीं ओलिगोसैकेराइड चेन। ऐसे एस्पैरेगिन से बाइंड करेगी जिसमें सिरिन और थ्रियोनिन हो एक अमाइनो एसिड के गैप के बाद। ये एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, केवल प्रोलिन नहीं हो सकता। मानो कोई ऐसा सीक्वेंस आ गया एस्पैरेगिन, प्रोलिन और सिरिन, तो फिर चेन पसंद नहीं करेगी आकर बाइंड करना यहां पर, क्योंकि प्रोलिन की साइक्लिक चेन होती है, वो जो है यहां पर प्रॉब्लम कॉज करती है, इसलिए प्रोलिन नहीं होना चाहिए। प्रोलिन के अलावा कोई भी अमाइनो एसिड हो, सपोज ऐसा हो एस्पार्टेट, सॉरी एस्पार्जिन नॉट एस्पार्टेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एस्पैरेजिन, ग्लूटामेट और सिरिन, तो बाइंडिंग हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है प्रोलिन को छोड़कर, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलने पर, एस्पारेगिन, एक्स, सिरिन या थ्रोनिन मिलने पर आकर इससे बाइंड कर जाएगी ओलिगोसैकेराइड चेन, और ये इस प्रोटीन का एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। तो क्विकली मैं रिवाइज करता हूं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में सबसे पहले डोलिकॉल मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फेट बनाना शुरू करता है। उस पायरोफॉस्फेट पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आते हैं, एक एक करके अपने यूडीपी को यूटिलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं करते, यूटिलाइज करते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। फिर 5 मैनोज भी एक साथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये 7 स्ट्रक्चर का जो रेजिड्यू है ये फ्लिप कर जाता है और ये अंदर ल्यूमेन साइड आ जाता है ईआर के। यहां एक एक करके और 4 मैनोज आएंगे, फाइनली 9 मैनोज हो गए। फिर 3 ग्लूकोज आएंगे एक एक करके, फिर ये पूरी चेन यहां से क्लीव कर दी जाएगी और ये जाकर प्रोटीन पर अटैच करा दी जाएगी। ये कहलाता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन है ईआर के अंदर। यूनिकामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो ओलिगोसैकेराइड चेन फॉर्मेशन को अर्ली स्टेप्स पर ही ब्लॉक कर देती है। जैसे सपोज ये ईआर है, ये डोलिकॉल था, डोलिकॉल पायरोफॉस्फेट से अटैच होता है, फिर उसके बाद आकर शुगर अटैच होनी शुरू होती है। तो अगर ये एंटीबायोटिक प्रोवाइड करी जाती है तो फिर ये शुगर्स नहीं आ पाते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड चेन फॉर्मेशन जो है वो पहले ही स्टेप पर या अर्ली स्टेप्स पर ही ब्लॉक कर देता है ट्यूनिकामाइसिन एज ए एंटीबायोटिक।